छत्तीसगढ़ चुनाव में 1 महीने से कम का वक्त बचा है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से तमाम नेताओं ने कमर भी कस ली है। चुनाव जीतने को लेकर सभी अपने अपने दावे वादे पेश कर चुके हैं, लेकिन चुनाव में जीत किसकी होगी ये तो जनता ही तय करेगी। जो जनता की अग्नि परीक्षा पर खरा उतरेगा वही प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगा और नेताओं के सामने अग्नि परीक्षा के रूप में जो चुनौतियां हैं उनको पार करना इतना आसान नजर नहीं आ रहा। कैसे, रिपोर्ट में समझिए आप। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने हैं। 7 और 17 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले नेताओं की दौड़ तेज हो गई है। दिग्गज चुनावी रण में जीत की ताल ठोकने लगे हैं, लेकिन ये जीत की राह नेताओं के लिए उतनी आसान नहीं रहने वाली है जितनी आसानी से दावे किए जा रहे हैं। तब जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, राजनीतिक दलों के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई होती रही है पहले भी, और इस बार भी ये मानकर चला जा रहा है कि सीधी लड़ाई सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच होगी। हालांकि कई ऐसे दल हैं जो स्थानीय स्तर पे इन दोनों दलों के प्रत्याशियों के लिए भी अग्नि परीक्षा वाली स्थिति पैदा कर देंगे। अब नेताओं की अग्नि परीक्षा की घड़ी है। ये वो समय है जब नेताओं को बताना होगा कि आखिरकार उन्होंने जनता के लिए क्या किया। ये वो समय है जब सियासतदानों को बताना होगा कि कैसे उन्होंने प्रदेश की तस्वीर को बदला। चुनौतियां कई हैं, लेकिन इस बीच भी दावों का दौर जारी है। हम लोग के लिए अग्नि परीक्षा क्यों होगी? कांग्रेस को अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। अभी 5 सालों में छत्तीसगढ़ में 6000 से ज़्यादा महिला उत्पीड़न रेप की घटनाएं हो चुकी, मतलब प्रतिदिन 3 रेप इस छत्तीसगढ़ में हुए हैं। क्या मूल्य के छत्तीसगढ़ की सरकार जनता के बीच जाएगी? कोयला घोटाला हुआ है, 25 रुपए की लेवी का आरोप भूपेश सरकार पे ईडी कार्रवाई कर रही है। पूर्ण शराबबंदी का वादा किए थे, लेकिन घर घर तक शराब पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया है। इस प्रदेश के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, चाहे वो 36,000 करोड़ के नान घोटाले के आरोपी रमन सिंह को, उसको टिकट दे दी। जल की घोटाले के आरोपी बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दे दी। स्काई वॉक घोटाले के आरोपी राजेश मूरत को टिकट दे दिए। अब फड़वा कांड के आरोपी अमर अग्रवाल को टिकट दे दिए। भारतीय जनता पार्टी किस मुँह से भ्रष्टाचार की बात करेगी? 15 साल तक जो लोग छत्तीसगढ़ का शोषण किए, छत्तीसगढ़ की जनता के भ्रष्टाचार के आरोपी रहे, वो सारे के सारे भाजपा के प्रत्याशी हैं। हमारी सरकार के ऊपर में 1 भी रुपए का प्रमाणिक भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा नहीं लगा पाई। लाजमी है कि नेता अपनी अपनी पार्टियों के हित में ही बात करेंगे, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही चुनौती बन सकते हैं? जरा वो सुनिए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल में इतना पैसा डाल चुकी है आम आदमी के खाते में कि दरअसल वही सबसे बड़ा मुद्दा भी बन गया है और भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी वही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार की मुद्दे को लेकर के, अवसरहीनता के मुद्दे को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रही है, और देखना है कि कितना सफल होती है इन मुद्दों के साथ वह मुकाबला करने में, और चुनाव परिणाम से ही पता चल सकेगा कि दरअसल क्या स्थिति बनती है। वाकई चुनौतियां कई हैं और इनसे पार पाना एक अग्नि परीक्षा। देखना होगा कि आखिर जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है और किसे सिरे से नकारते हुए सत्ता की रेस से बाहर का रास्ता दिखाती है। रायपुर से जी मीडिया के लिए सत्य प्रकाश की रिपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा में मौजूद सीटों के बारे में विस्तार से बताते हैं कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें मौजूदा वक्त में हैं। विधानसभा में कौन कितनी मजबूती के साथ बैठा है वो भी आपको दिखाते हैं। प्रदेश की सत्ता में काबिज कांग्रेस के पास इस वक्त 90 विधानसभा सीटों में से 71 सीटें हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी के पास मात्र 14 सीटें हैं। इसके साथ साथ ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पास 3 सीटें हैं। बात अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की करें तो प्रदेश की 2 सीटों पर बसपा के विधायक बैठे हुए हैं। ये हुई विधानसभा में ताकत की बात। अब बात करते हैं चुनावी मुद्दों की, क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए असली अग्नि परीक्षा है जनता के वो मुद्दे जिस पर जनता उनको वोट करेगी। ये वो ही राजनीतिक दलों की असली अग्नि परीक्षा होगी। जनता परेशान है महंगाई से, तो जनता का पहला मुद्दा होगा महंगाई का। सरकार और विपक्ष के लिए जीत
जनता को विश्वास दिलाने की जीत के बाद जनता को महंगाई से राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। युवाओं को साधने के लिए दोनों ही दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। प्रदेश में पिछले लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं में स्कैम को लेकर युवा परेशान है, तो बेरोजगारी होगा अगला बड़ा मुद्दा। बिहार में जाति जनगणना के बाद देश में हर तरफ जाति जनगणना को लेकर चर्चा तेज हो चली है, तो जाति जनगणना भी एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। वहीं प्रदेश में धर्म परिवर्तन के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो जनता के लिए धर्मांतरण भी चुनाव का मुद्दा है। वहीं ओबीसी आदिवासियों के लिए मुद्दा होगा आरक्षण का, जिस पर का वोट वो लोग डालने जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आगे क्या कुछ रहने वाला है। ये हुई मुद्दों की बात। अब बात करते हैं उस अग्नि परीक्षा की जिसे पार करके ही कांग्रेस सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो सकती है, क्योंकि प्रदेश में एक तरफा जीत के साथ सत्ता में बैठी कांग्रेस की राह इतनी भी आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो कई अग्नि परीक्षाओं से होकर उसे गुजरना पड़ेगा। कांग्रेस को सबसे पहले चुनाव जीतने के लिए प्रदेश में पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को खत्म करना होगा। चुनाव नजदीक आते आते टीएस सिंहदेव को भले ही प्रदेश का डिप्टी सीएम बना दिया गया हो, पर टीएस सिंहदेव और बघेल गुट के बीच सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं है। तो प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर लगातार हो रही ईडी सीबीआई की कार्रवाई भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है। सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। वहीं बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगाती रही है, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी बनकर सामने आ सकता है। और राज्यपाल की मंजूरी को लेकर लटका आरक्षण भी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। प्रदेश में बघेल सरकार ने आरक्षण का कोटा तो बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक राज्यपाल से आरक्षण को मंजूरी नहीं मिली है। कांग्रेस के सामने अग्नि परीक्षा है त्रिकोणीय मुकाबले की। इस बार प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी पूरा दम दिखा रही है, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। सत्ता में वापसी को लेकर अगर कांग्रेस अग्नि परीक्षा देगी तो दोबारा सरकार में आने के लिए बीजेपी के सामने भी कई चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले तो प्रदेश में भूपेश बघेल के चेहरे के सामने बीजेपी से कौन सा चेहरा होगा। प्रदेश में बघेल ने कई योजनाओं की घोषणा कर उनको पूरा भी किया, तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन होगा बीजेपी का सीएम का चेहरा। चुनावी साल में प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री बार बार प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखें तो पिछले 5 सालों में बीजेपी के दिग्गज नेता कम ही प्रदेश में देखने को मिले हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद किसान कर्ज माफी, ग्रामीण व्यवस्थाओं को मजबूत करने की मुहिम को तेज किया। क्या बीजेपी के पास कांग्रेस की गारंटी का तोड़ है? वरना यह भी बीजेपी के लिए एक कम बड़ी चुनौती नहीं होगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 27 आदिवासी सीटों में से 25 पर कब्जा जमा लिया था। क्या इस बार आदिवासी बीजेपी का साथ देंगी? और सबसे बड़ी चुनौती, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही बीजेपी को सीएम चेहरा ना होने का इस बार भी नुकसान ना हो जाए, ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये चुनौतियां हैं जो देखनी हो सकती हैं कि आखिर क्या कुछ देखने को मिलेगा जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। रुपेश, चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन जो वादे कांग्रेस ने किए उनको लोगों को तब बताएगी जा करके कि हमने इन वादों को किया और आगे क्या कुछ हम लेके आने वाले हैं, या फिर बीजेपी की बात करें कि उन्होंने कौन से वादे अपने पूरे किए थे 2018 से पहले जब 15 साल उनकी सरकार रही थी, आगे क्या कुछ वो लेके आने वाली हैं, ये तब बता पाएंगे जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी। 5 सीटों को छोड़ दें, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चुनावी रण में उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। अगर समीकरणों के हिसाब से सोचें तो कितना असर इसका देखने को मिल सकता है?
देखिए, फिलहाल जो उम्मीदवारों पर सबकी नजर लगी हुई है, सिर्फ कांग्रेस में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस से कौन से प्रत्याशी होते हैं, क्योंकि 5 सीटें उनकी भी रुकी हुई है जो अलग अलग वजहों से रुकी हुई है। कहीं पे कांग्रेस के उम्मीदवार का इंतजार किया जा रहा है, कहीं ये देखा जा रहा है कि वहां के जो खींचतान है उसको किस तरह से निपटा लिया जाए। तो सबकी नजर फिलहाल उम्मीदवारों पर है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि घोषणा पत्र का पिछले चुनाव में बड़ा असर था, ऐसा माना गया, लेकिन इस बार के चुनाव में घोषणाओं में क्या आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बघेल सरकार के जरिए कांग्रेस बार बार ये कहती है सिर्फ घोषणाओं से कुछ नहीं होता, कि घोषणाएं रमन सिंह ने भी खूब सारी की थी लेकिन उन घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाए, जबकि भूपेश बघेल ने जो बड़ी घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को पूरा किया। हालांकि शराबबंदी को लेकर के सवाल है, लेकिन उसके बावजूद जो बेरोजगारी भत्ता है आखिरी तक आते आते उसको भी पूरा कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो इलेक्शन है कांग्रेस के लिहाज से वेलफेयर स्कीम्स के नाम पे जितने डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाए गए लोगों को 2.25 लाख करोड़, वो बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम जनता के खाते में सीधे सीधे जाना ये एक बड़ा एडवांटेज है जो कांग्रेस मान रही है कि उसके साथ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पिछले 3-4 महीनों से जोर शोर से उठा रही है भ्रष्टाचार का मसला। जो ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है, आईटी की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर के कांग्रेस सरकार सवालों के कटघरे में है। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि बेरोजगारी को लेकर के और युवाओं को साधने को लेकर के पीएससी के एग्जाम्स हो या बेरोजगारी भत्ता, भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक दिखती है और इसकी कमान जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, जो यूथ से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों ने संभाल रखी है। कांग्रेस इसका काउंटर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से काउंटर होना चाहिए उस तरीके से शायद नहीं हो पा रहा है। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता दे रही है, लाखों बेरोजगार युवा हैं जिनको सीधे पैसे दिए जा रहे हैं, और ये पैसे जब उनके खाते में जा रहे हैं तो युवा क्या सोच रहा है, क्योंकि 60 लाख नए वोटर्स इस बार जुड़े हैं, माफ कीजिएगा 6 लाख वोटर्स जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ होता है ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। और ये जो मसले हैं, किसानी का मसला यहाँ का बड़ा मसला है, और भूपेश सरकार बार बार ये कहती है कि जो कृषि को लेकर के उनका मॉडल है वो पूरे देश में एक आदर्श मॉडल है, डेवलपमेंट का एक रूरल डेवलपमेंट मॉडल उन्होंने रखा है। इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार हमलावर है भूपेश सरकार पर, और भूपेश सरकार पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से बीजेपी का क्लेम है कि रमन सरकार में डेवलपमेंट हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसी को लेकर के लड़ाई है। भूपेश बघेल की सरकार ने सेंटर में व्यक्ति को रखा, और जो रमन सरकार थी उसका फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर। चूंकि नया राज्य था और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, 3 साल जोगी के थे, उन्होंने भी सड़कों पे काफी ध्यान दिया था, लेकिन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार रमन सिंह ने काम किया और भूपेश बघेल ने लोगों को डायरेक्ट सशक्त बनाने पर काम किया है। तो दरअसल ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बेसिकली डेवलपमेंट के 2 कॉन्सेप्ट के बीच में है, और इस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स के जरिए, और जैसा कि आपने कहा कि जातिगत जनगणना, ओबीसी की आबादी करीब 50% है, आदिवासियों की आबादी करीब 34% है, 15% के आसपास, 13 से 15% अगर माना जाए तो एससी की आबादी है। तो इस तरह से करीब 90% आबादी या उससे ज्यादा की आबादी ऐसी आबादी है जो कि रिजर्वेशन के दायरे में आती है, जो पिछड़े तबके से ताल्लुक रखती है, और ऐसे लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से अपने साथ रखा जाए, ये बड़ी चुनौती है। इस पर दोनों पार्टियों के अपने अपने क्लेम हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस कहती है कि हमने किया लेकिन राज्यपाल ने रोक दिया, बीजेपी के दबाव में रोक दिया आरक्षण के मसले पर। तो अलग अलग किस्म के आरोप हैं, अलग अलग किस्म के दावों हैं, लेकिन जनता किस मसले पर वोट करेगी, किस मसले पर कौन सी पार्टी के साथ जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जनता के बीच में जाएंगे तो जनता भी फिलहाल कुछ नहीं बोल रही है, जैसा कि आमतौर पे होता है। छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो वोकल नहीं मानी जाती है, लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा था कि इस समय तक आते आते बदलबो बार बार कह रही थी। इस बार वो चीज नजर नहीं आती है, और जितने भी राजनीतिक जानकार हैं उनकी अपनी अपनी राय है, अपना अपना आकलन है, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता क्या कुछ तय करती है, उसके कौन से मुद्दे हैं। वेलफेयर की स्कीम उसको फायदा पहुंचा रही है तो वह और वेलफेयर चाहती है क्या?
एक नहीं, और बात है रुपेश, कि इस घोषणा बार ना पत्र में इस जनता बार थोड़ी क्या सी है? कंफ्यूज क्योंकि हो दोनों ही सकती पार्टियों है, के जहां घोषणा तक पत्र नहीं है। जो तस्वीरें छत्तीसगढ़ से समझ में आ रही हैं उससे यही लग रहा है, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है बेहद दिलचस्प है, त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। अगर दिल्ली और पंजाब की बात करें तो वहां पर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस को हटा करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। और सियासी गलियारों में एक कहावत जो है वो खूब हो रही है आजकल कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है, यानी कि बीजेपी का साथ देती है जाकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक काट करके। तो जनता यहां पर भी तो कंफ्यूज होगी कि केंद्र में आप गठबंधन में बैठे हुए हैं और जब प्रदेशों में चुनाव होते हैं तब आप आते हैं एक दूसरे को वोट काटने की कोशिश करते हैं, तो जनता यहां पर भी तो कंफ्यूज होगी, असमंजस की स्थिति होगी। रुपेश, देखिए, दो तीन चीजें हैं कि पहली चीज ये कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी से बड़ा जनाधार बहुजन समाज पार्टी का है, जिसके पास 2 सीटें हैं। इसके अलावा बड़ा जनाधार है जोगी की कांग्रेस का। हालांकि अजीत जोगी अब नहीं रहे तो जाहिर तौर पे कितना अमित जोगी उनको अपने साथ ला पाते हैं, ये बड़ा चैलेंज है। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, ज्यादातर सीटों पे एक सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। तो आम आदमी पार्टी को बहुत बड़े चैलेंज के रूप में छत्तीसगढ़ में नहीं लिया जा रहा है। जो राजनीतिक प्रेक्षक है वो ये साफ तौर से कहते हैं। न इसको भाजपा बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है, न कांग्रेस दे रही है। माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बेसिकली अपने जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी है और उस वोट बैंक को बनाए रखने के लिए यहां पे चुनाव लड़ रही है। बाकी जगहों पे इंडिया के साथ जो उसका अलायंस है कांग्रेस, जाहिर तौर पे यह सवाल उठ रहा है कि जब आपका अलायंस है तो आप एक दूसरे के खिलाफ कैसे एक ही राज्य में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बार बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को देना पड़ता है। लेकिन यहां पे फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी का प्रभाव है, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का है। उन सीटों पर आम आदमी पार्टी कितना इंपैक्ट डालेगी। एक बात और कही जाती है कि आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो पढ़ा लिखा और शहरी वोटर है। तो शहरी वोटर और पढ़े लिखे तबके को माना यह जाता है कि वो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में होता है। हालांकि पिछला चुनाव इसका अपवाद रहा है। तो शहरों में कितना प्रभाव डाल पाएंगे आम आदमी पार्टी? जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद ग्रामीण इलाके से आते हैं और पिछली दफे जब चुनाव लड़ा था तो उनको अच्छे खासे वोट मिले थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी का दबदबा है, लेकिन पॉकेट्स है। तो उन पॉकेट्स के बीच में यहां की जो लड़ाई है वो हमेशा एक जो बड़ा इंपैक्ट बस्तर में पड़ सकता है वो सर्व आदिवासी समाज का पड़ सकता है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा वोट उसको जो भानु प्रतापपुर के उपचुनाव हुए थे उसमें मिला था। तो इस बार बस्तर में आदिवासियों के मसले पर आदिवासी किस तरफ जाता है, क्योंकि पिछली बार एक तरफा कांग्रेस को आदिवासियों ने वोट किया था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं और दीपक बैच को कमान सौंप कर छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रेशर जो है वो और ज्यादा आ चुका है, क्योंकि ये भी देखना होगा, लोग ये भी देखेंगे कि आखिर डिप्टी सीएम की घोषणा की गई और उसके बाद दीपक बैच को कमान सौंपी गई। जीतती है कांग्रेस तो वाहवाही तो इन्हीं को मिलने वाली है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसे अपने मताधिकार का प्रयोग करके जिताती है। बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी